नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लॉगर पर। दोस्तों आज मैं हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों ये जो आज क्वेश्चन है टोटली प्रीवियस ईयर पर बेस है, जो कि बिना स्किप के वीडियो को वॉच कीजिएगा, जो आपको हर एक एग्जाम में ये काम आएगा। ये मिक्सअप क्वेश्चन है, कोई टॉपिक से नहीं, हिस्ट्री के सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को वॉच कीजिएगा। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट जो आपके होठों पर मुस्कान लाए, आपको एनर्जी को बढ़ाए दोस्तों, और आपके सपनों को पूरा करे। मेरा प्रयास आप लोग के देखते कितना हेल्प करता है, इसलिए लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज का ये मोटिवेशन कोट है, क्या है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। देखिए दोस्तों, अगर जीवन में लोग कहता है कि केवल सक्सेस ही सक्सेस मिले, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, लेकिन आप मानिए कि जीवन में एक बार हार भी होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हार भी मिलता तो सब घबराइए मत, क्योंकि हार वो शब्द है जो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि अब इस बार ऐसे करने से मुझे हार मिली है, अगर हम ऐसे करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और आप हार को सुधारिएगा और आप अपना जीवन बेहतर बनाएगा। इसलिए कभी आप अपने माइंड में गिव अप करने के सोचिएगा मत। इसलिए आपसे प्रॉमिस करें, हमसे प्रॉमिस आप लोग कीजिए कि कभी गिव अप नहीं करेंगे, हार मिलने पर कभी गिव अप नहीं करेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, समझे। हार से आप घबराए ना कि हार मिला है तो कभी मेरा जीत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हार आपको सबक देती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि आप कैसे कीजिएगा कि फिर से दोबारा क्या मुझ में कमी हो गई। कमी को सीखने के लिए हार आना जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस मोटिवेशन को बनाए रखिएगा। इस सब क्लास को मैं आगाज करता हूँ। जो आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से दोस्तों क्या है आज का पहला क्वेश्चन कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही चयन करके बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन के में से कौन सा ऑप्शन जो है जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह का दर्शाता है। तो कौन सा सही समूह दर्शाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, सोम। कौन थे? अग्नि, इंद्र, सोम। दोस्तों आज का जितना क्वेश्चन है टोटल का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। कितना एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहे हैं, जो आपको फायदा करेगा। जो मैंने बोला कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। तो इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। बितरा का वध करने वाले और बैला को विध्वंसक, गायों और नदियों के मुक्तिदाता हैं। जो इंद्र थे, प्रमुख देवता थे, उसने क्या किए थे? वध करने वाले और बैला के विध्वंसक, गायों और नदियों के मुक्तिदाता थे। अग्निदेव की अग्नि और देवताओं के अग्रदूत, और सोम जो थे इंद्र को समर्पित एक अनुष्ठान पेय है, और कुछ अन्य मुख्य देवता थे इसके अलावा भी। वैदिक काल जो था दोस्तों 1500 से 500 ईस्वी तक बीसी है, मतलब बीसी आप लोग जानते होंगे कि बिफोर क्राइस्ट। क्या है कि 1500 से 500 बीसी तक चला था इसका जो काल था। वैदिक पीरियड जो था कब से कब तक? 1500 से 500 बीसी तक था। भारत के इतिहास के उत्तरार्ध में कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग की अवधि है। ये जो 1500 से 500 बीच था, ये क्या था भारत का इतिहास का? ये उत्तरार्ध में कांस्य युग और प्रारंभिक में लौह युग की अवधि है, जिसमें वेदों की रचना
उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। उस समय वेदों का क्या हुई थी, रचना हुई थी इसी पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापारी करवा के नेता डैश कहा जाता था। जो प्राचीन भारत में व्यापारी करवा के नेता को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, सार्थवाह। क्या कहा जाता, सार्थवाह। इसका करेक्ट आंसर क्या था, डी था। सार्थवाह जो था, सार्थवाह आचरण के उचित नियम निर्धारित करने वाले संघ के प्रमुख होते थे। जो सार्थवाह कौन होते थे, आचरण के उचित नियम निर्धारित करने वाले में से संघ के प्रमुख थे। गुप्त काल के दौरान सार्थवाह एक कारवां व्यापारी होता था। गुप्त काल के दौरान सार्थवाह एक कारवां व्यापारी होता था। वह लाभदायक बिक्री के लिए अपने वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर ले जाता था और सार्थवाह प्रायः अपनी वस्तुओं को अपनी मूल कीमत से 3 या 4 गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। जो सार्थवाह जो था, जो उनका वस्तु था, उसका मूल कीमत से कितना अधिक करता, 3 या 4 गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। सभी ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, तो कुछ कुछ ऑप्शन का भी इसमें किए हैं। जैसे उसमें भी और एक ऑप्शन था महादंड नायक। जो महादंड नायक जो था, मुख्य न्यायिक अधिकारी होते थे। महादंड नायक मुख्य न्यायिक अधिकारी होते थे। वह कानून और व्यवस्था के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता था। ये जो महादंड नायक क्या थे, वह कानून और व्यवस्था के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि उसने अदालतों में सुने जाने वाले मामलों में सजा दी। जैसे कि आप सुनेंगे कि कौन था, कि अदालत में सजा कौन देता है, कोई न्यायाधीश ही देता था। इसलिए इसका नाम से पता चलता है कि कोई अदालत में सजा सुनाने वाले कौन थे, महादंड नायक थे। और क्या संधि बिग्राहिका, संधि बिग्राहिका, इसका अर्थात का हुआ गुप्त साम्राज्य के समय में युद्ध और शांति मंत्री विदेश मंत्री थे। मतलब युद्ध और शांति के विदेश मंत्री कौन थे, संधि बिग्राहिका। और फिर क्या है कि प्रथम कुलिका मुख्य शिल्पकार और प्राचीन भारत में कांस्यों या स्त्रियों के प्रमुख को बोला जाता प्रथम कुलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं वास्तुकाल देखने को मिली है। जो उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा देखने को मिलेगी, तो कहाँ मिली है दोस्तों, तो शिशुपालगढ़ में। कहाँ, शिशुपालगढ़ में। शिशुपालगढ़ में उड़ीसा का एक जगह है जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की कुछ गुफाएं देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए है। क्या है, ए है। सॉरी दोस्तों, इसका ए है दोस्तों, यही है। शिशुपालगढ़ या शिशुपालगढ़ा भारत के उड़ीसा में खुर्दा जिले में स्थित है और यह घरों में दुर्गों को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर घरों में दुर्गों को नष्ट कर दिया गया है। यह प्राचीन कलिंग की राजधानी हुआ करते थे। जो कलिंग जानते थे, कलिंग वो क्या था, वह प्राचीन में कलिंग की राजधानी हुआ करता था। कहाँ, शिशुपालगढ़ में। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह के संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक किलाबंदी में से एक है, जिसमें 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के स्थल के
उत्तरी प्राचीर के अंदर और बाहर सबसे पहले कब्जा है। उड़ीसा में हमें शिशुपालगढ़ के प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी थी, जिसने 11वीं शताब्दी का आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया था? इनमें से कौन किताब उल हिंद लिखी है जो 11वीं शताब्दी में आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया था? तो कौन लिखा है दोस्तों? अल ब्रूनी। कौन लिखा है? अल ब्रूनी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। क्या है करेक्ट आंसर? बी है। क्या है? बी। अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद लिखी, जिसमें 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया गया था। क्या दिया गया था? उसमें कुछ तीक्ष्ण विवरण दिया गया था 11वीं शताब्दी में। तो अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। वह मध्यकालीन इस्लामिक दुनिया के सबसे मूल विद्वान थे। जो अल ब्रूनी जो थे मध्यकालीन में इस्लामिक दुनिया के सबसे मूल विद्वान थे। इस्लामिक गणित के प्रमुख आंकड़ों में से एक है। अल किंदी को अरब दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है और वह इस्लामिक परिधि दार्शनिकों में पहले थे। अल किंदी को अरब दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है और वह इस्लामी परिधियों दार्शनिकों में से पहले थे। और कुछ एक और ऑप्शन था अल बुखारी। अल बुखारी हदीस के सबसे महान मुस्लिम संकलनकर्ताओं और विद्वानों में से एक है। और एक था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी अपने गणितीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें यूरोपीय गणितज्ञों के लिए हिंदी, अरबी अंकों और बीजगणित की शुरुआत की थी। जो हिंदी, अरबी अंकों और बीजगणित की शुरुआत किसने की थी? अल ख्वारिज़मी। नाम भी अजीब अजीब है दोस्तों, ये पहले के हुआ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकामी एक डैश शासक थे। गौतमीपुत्र सातकामी एक डैश शासक थे। तो कौन शासक थे? सातवाहन शासक थे। कौन थे दोस्तों? सातवाहन शासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी। क्या है? डी। गौतमीपुत्र सातकामी सातवाहन शासक था। गौतमीपुत्र सातकामी सातवाहन शासक था। उनका उल्लेख सातवाहन राजवंशों के प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण और महानतम शासक के रूप में किया गया था। सातवाहन राजवंश दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। मौर्य साम्राज्य अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था और भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य था जो दोस्तों वो सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था और भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। पूर्वी गंग राजवंश को रूधि गंग या प्राच्य गंग वंश के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गंग राजवंश को रूधि गंग या प्राच्य गंग वंश के नाम से भी जाना जाता था। और पार्थियन साम्राज्य प्राचीन ईरान में एक प्रमुख ईरानी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। पार्थियन साम्राज्य जो थी प्राचीन ईरान में एक प्रमुख ईरानी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? लो लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी थे। इस वंश ने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कब से कब तक दोस्तों? तो 1451 से 1526 तक इनका शासन काल चला था। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोधी वंश का। और इब्राहिम लोधी दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था। मुगल साम्राज्य की स्थापना लोधी वंश के बाद बाबर ने की थी। आपको याद होगा दोस्तों, बाबर ने ही लोधी को हराया था। किसको? बाबर ने लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दिल्ली सुल्तान के अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दिया। तो किसने दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, स्थानांतरित किया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्या होगा? डी। जो 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, वर्तमान में महाराष्ट्र को ही दौलताबाद पहले बोला जाता था, अभी वर्तमान में हम इसको क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। तो वही दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री और न्यायविद इब्न बतूता उसके दरबार में एक अतिथि था और उन्होंने अपनी पुस्तक में अधिपत्य के बारे में लिखा था। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके दरबार से संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था? देखिए अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब हराया था? 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो बताइए ये कहाँ हराए थे? बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहाँ पर हराया था? तो कहाँ हराया था दोस्तों? पानीपत में। कहाँ? पानीपत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसने 1526 तक 9 साल तक शासन किया। जब वो बाबर के हमलावर सेना द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया हो गया और मारा गया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में, इसीलिए पूछा था, पहला पानीपत की लड़ाई 1526 में हुआ था, तो हरा कर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था दोस्तों। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश का पहला सम्राट था। ये जो वह क्रमशः अपने पिता, जो बाबर जो था, पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। पिता के तरफ से तैमूर था और माता के तरफ से चंगेज खान का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? गियासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने। करेक्ट ऑप्शन डी। गियासुद्दीन बलबन ने भारत में सिजदा की प्रथा शुरू की और वह सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे और दिल्ली के मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे और वे दिल्ली के मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। रजिया सुल्ताना उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। कभी कभी पूछेगा कि एक महिला मुस्लिम शासक का नाम बताइए, तो पहली और अंतिम भी मान लीजिए महिला शासक कौन थी? यही रजिया सुल्ताना थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक और गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था और वह दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु डैश वंश के संस्थापक थे। राजा अजातशत्रु डैश वंश के संस्थापक थे। तो किस वंश के संस्थापक थे दोस्तों? हर्यंका। किसका? हर्यंका वंश का संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। कौन है? ए। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे और हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे और यह मगध का तीसरा शासक वंश है। यह मगध का तीसरा शासक वंश हर्यक वंश था और इसका स्थापना कौन था? किया था बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार। प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगिरी थी, बाद में इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इस राजवंश के बाद शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी बना। फिर आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। और शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो खुद शिशुनाग ही था। शुरू में इस राजवंश की राजधानी राजगीर में थी लेकिन बाद में पाटलिपुत्र में चले गए। और राजवंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? नंद सम्राट था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। इसका सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। जो चंद्रगुप्त जिसको चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो
कौन कहाँ किया था दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में, कहाँ किया था? सूरत में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपनी पहला कारखाना स्थापित किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए किया गया था। और जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट्स इसके संस्थापक थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद इसने भारत पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। देखिए पहले दोस्तों ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित किया था कि हम यहाँ कंपनी खोल रहे हैं, व्यापार के नाते उन लोग आए थे। लेकिन जब 1757 के प्लासी की युद्ध हुई उसके बाद भारत में पूर्ण अधिकार इन लोगों ने कर लिया था। अफीम युद्ध के बाद इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण करके दक्षिणी एशिया भाग और हांगकांग को अपना उपनिवेश बना लिया। देखिए तो कितना तक फैला दिया व्यापार करने के नाते, और कहां से कहां पहुंच गए। कहां? दक्षिणी एशिया से हांगकांग पर चला गया। उन्होंने कपास, रेशम, इंडिगो डाई, चीनी, नमक और मसाले, सॉल्ट पीटर, चाय और अफीम का व्यापार किया। इतना सारा चीजों का व्यापार कर रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? तो किस वर्ष समाप्त हुआ दोस्तों? 1858 को। कब हुआ? 1858 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ। इसे भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह 1857 का विद्रोह और भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? तो भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह और भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक और काफी रक्तपात पूर्ण विद्रोह था। बहुत ही खतरनाक विद्रोह था दोस्तों, जो में इसमें खूनी ज्यादा हुआ था। सन 1857 से 1959 में भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह हुआ। ये जो विद्रोह हुआ था व्यापक क्षेत्र पर तो हुआ लेकिन असफल हुआ। इसमें भारतीय हार गए, ज़्यादा अपना परचम नहीं लहरा पाए। यह मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। इसका परिणाम भारत में मुगल सम्राट का औपचारिक अंत और कंपनी का शासन का अंत हुआ। तो ये दोस्तों इसका तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसका कुछ परिणाम क्या हुआ कि भारत में मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया और कंपनी का शासन का भी अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आंदोलन नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इसे अली भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किए थे? तो कौन सा आंदोलन किए थे दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। कौन सा किए थे? खिलाफत आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है दोस्तों? ए। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन
को ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था। खिलाफत आंदोलन को ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था। यह ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक पैन इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था। इसका नेतृत्व शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद ने किया था। यह सेवर्स की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध था। खलीफा द्वारा शासित तुर्की साम्राज्य के समर्थन में एक साथ एकजुट होने वाले भारतीय मुस्लिम समुदाय जिस पर यूरोपीय शक्तियों ने हमला किया था। ये कुछ डिटेल है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि 1922 के अंत तक यह आंदोलन ध्वस्त हो गया जब तुर्की ने एक अधिक अनुकूल राजनयिक स्थिति प्राप्त की और धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1930 में। कब की गई थी? 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1930 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1930 में। यह भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। बी आर अम्बेडकर ने इस संघ के प्रतिनिधित्व के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन। बी आर अम्बेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी थे वो ब्रिटिश शासन में भी क्या थे? श्रम मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो और क्या है, उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। तो बी आर अम्बेडकर को और क्या मानते हैं हम लोग? चाहे पूरा इंडिया में माना जाता है क्या है कि संविधान बनाने वाले कौन है, वास्तुकार कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? फौजदार। क्या कहते थे? फौजदार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को फौजदार कहा जाता था। फौजदार पूर्व मुगल मूल का शब्द है। फौजदार जो है ये पूर्व में जो मुगल लोग आए थे उनका मूल शब्द है और यह गैरिसन कमांडरों को दी जाने वाली उपाधि थी। यह एक कार्यकाल था जो न्यायिक और भूमि राजस्व कार्यों के साथ एक सैन्य कमांडरों के कार्यों को जोड़ता था। बक्सी
बख्शी मुगलों के अधीन प्रांत के सैन्य विभाग का प्रमुख थे और कोतवाल मध्ययुगीन भारत में एक कोट या किले के नेता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली उपाधि थी। कोतवाल जो था उसमें जो ऑप्शन दिया है कोतवाल, कोतवाल क्या था? तो कोतवाल मध्ययुग भारत में एक कोट या किले के नेता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली उपाधि थी। और दीवान जो था, दीवान वित्त मंत्री था जो राजस्व के संग्रह और शाही खजाने को प्रेषण के लिए जिम्मेदार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते पर डैश ने हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे दोस्तों लखनऊ समझौते पर? लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो लखनऊ समझौते पर 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। जब 1916 में लखनऊ समझौते हुए, उस समय क्या हुआ? वो किस लिए समझौता हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों के संयुक्त अधिवेशन में इस हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से किसे आंध्र के नाम से जाना जाता है? किस वंश को आंध्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सातवाहन को। कौन वंश? सातवाहन वंश। तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। डी है। सातवाहनों को आंध्र के नाम से जाना जाता है। सातवाहनों को आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्कन में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसमें कौन कौन राज्य शामिल थे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। वे मौर्य वंश के पतन के बाद उभरे थे। ये जो वंश आया था मौर्य वंश के बाद आया था। सातवाहन राजवंश का संस्थापक सीमुक था। कौन था? सीमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में स्थापित सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में स्थापित सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो कौन सा पुराना यूनिवर्सिटी है? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज द एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1857। कब हुआ था? 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? कब कर दिए थे दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था, मतलब रंगून भेज दिया था। उसका पद से हटाकर अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून, म्यांमार को बोला जाता है अब, म्यांमार पहले रंगून
के नाम से जाना जाता था। तो कब कर दिया गया था दोस्तों, कब इन लोग कर दिए थे ब्रिटिश वाले ने? तो 1857 में। कब? 1857 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। ये 20वें थे और अंतिम मुगल सम्राट थे। वह अपने पिता अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें कई राजाओं द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया था, और लेकिन 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 1857 ईस्वी में क्या कर दिया? रंगून ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा, उस समय ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा भी कहा जाता था, में निर्वासित कर दिया, मतलब भेज दिया था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन की थी? मोतीलाल और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्वराज पार्टी का स्थापना कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। कब हुई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के पार्टी के रूप में हुई थी। इसका स्थापना 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसने ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के अधिक स्व सरकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग थी। इस तरह से दोस्तों आज का क्लास हुआ समाप्त। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। दोस्तों आप लोग जितने शेयर कीजिएगा उतने ही लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप लोग को अगर कहीं मुझे बोलने में दिक्कत लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इसलिए थैंक यू दोस्तों।